गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज डेट 20 अक्टूबर, संडे का पेपर है, थोड़ा बड़ा पेपर आएगा। तो आज हम इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं कि भाई है क्या सिस्टम। जैसे फ्रंट पेज हम देख रहे हैं, कोई ऐसे खास तो इंपॉर्टेंट लग नहीं है। इंडिया ब्लॉक का पॉलिटिकल न्यूज है। लाइक देयर आर 20 बॉम्ब थ्रेट्स अप टू इन अ डे इन अ एयरलाइन। यहाँ पे भी काफी लाइक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बॉम्ब्स एंड ऑल। सिक्योरिटी रीजन है, नो डाउट, बट ये ऑब्वियस है, नई बात चल रही है भाई। आजकल बताओ, एक ही दिन में 20-20 थ्रेट आ रहे बॉम्ब के, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्लिच तो है। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ उसमें पार्ट या फैक्ट्स वाला पार्ट है नहीं। ओके, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वाले पार्ट पे कि भाई वर्ल्ड लेवल पे कोई बढ़िया न्यूज आई है नहीं आई है। वर्ल्ड पे आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम वर्ल्ड पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा ये न्यूज। यहाँ पे देखो यार, ये जो बॉम्बिंग वगैरह होती है ना, यहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रशिया ने क्या करा है अभी भी, रशिया ने क्या किया है, रशिया ने आपका एक कुराकोव रीजन है वहां पे अटैक कर दिया, और विच इज इंडस्ट्रियल एरिया। तो कल को पूछ सकता है कि यूक्रेन का कौन सा एरिया है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो डोनेट्स्क सिटी के पास है, और वो किस कंट्री का है। तो कुराकोव इज द एरिया इन यूक्रेन विच इज करंटली कैप्चर्ड बाय द एरिया नियर द कुराकोव इज करंटली कैप्चर्ड बाय द रशिया। तो ये वाला पार्ट है। अगले पार्ट पे आते हैं कि भाई जो प्रो ईरान प्रोटेस्ट हुआ। देखो एक फनी चीज बताता हूं क्या हुआ क्या फनी तो क्या है, वॉर जोन चल रहा है ना। हुआ क्या, सऊदी चैनल था इराक में, उसने एक न्यूज डाली और जिसने बताया कि तेहरान बैक जो मिलिशिया ग्रुप है कमांडर्स, उनको टेररिस्ट बोल दिया। वहां पे जो रह रहे थे लोग, उन्होंने बोला हमारे बंदों को आप टेररिस्ट बोल रहे हो। मतलब जो उनको बैक करते हैं, जो ईरान के सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया नाम की मीडिया को, उन्होंने क्या करा, उसके एरिया पे अटैक कर दिया, जो कि इराक में हुआ सारा का सारा काम। ठीक है, तो एमबी इज द नेम ऑफ मीडिया, इट इज अटैक्ड बाय द पीपल। उनके सारे कंप्यूटर तोड़ी, पब्लिशिंग मशीन तोड़ दी। तो ये सब ड्रामा हुआ है वहां पे। ब्रिक्स समिट होने वाला है भाई, जो कि 22-23 को समिट होगा। इट विल हैपन इन रशिया। रशिया का एक सिटी है कजान, कजान में ब्रिक्स समिट होगा। ब्रिक्स इज इकोनॉमिक फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन फिलहाल इसमें है आपके 9 मेंबर के नाम बताना है प्लीज, मैं दोबारा बता देता हूं। लाइक ये तो अपने पास हुई ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साथ में 4 आते हैं आपके ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई। ये 9 मेंबर हैं इजिप्ट में। इजिप्ट का हेडक्वार्टर ऐसा है नहीं। इजिप्ट का जो लैंड एरिया है वो 30% है वर्ल्ड का। इजिप्ट की पॉपुलेशन है 45% है वर्ल्ड की। ठीक है, 16 यानी कि जो अभी होगा वो 16 ब्रिक्स समिट है 2024 का, ये होगा रशिया में। 17वां होएगा ब्राजील में। ठीक है, उसकी प्लेस डिसाइडेड नहीं है। इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है संगाई में, जिसकी हेड है फिलहाल दिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इसमें करीब करीब आपके 10 मेंबर हैं, ब्रिक्स के 5 हैं, 7 ब्रिक्स के हैं टोटल 7। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट एंड यूएई। अपार्ट फ्रॉम दिस अल्जीरिया, बांग्लादेश, यूरुग्वे। तो कोई कहेगा कि ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है उसमें ऐसे मेंबर भी हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज हमारे, बिल्कुल है उसमें मेंबर, जैसे यूरुग्वे हो गया, बांग्लादेश हो गया, अल्जीरिया हो गया। और अल्जीरिया तो लेटेस्ट मेंबर है भाई, ये तो करंट का न्यूज है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया ने अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, अल्जीरिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट यहाँ पे। और ऐसा जो इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे वर्ल्ड में, देखो ये सब तो चलता रहता है, बट दिस इज समथिंग नॉट इंपॉर्टेंट एज सच फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है भाई, प्रोफाइल सेक्शन में बड़ी प्यारी न्यूज आई है पीस कीपर्स अंडर अटैक के ऊपर। देखो यार, हुआ क्या, जब इजराइल लेबनान का वॉर हुआ, इजराइल लेबनान नहीं बोलेंगे, इजराइल एक हिजबुल्लाह की जब लड़ाई छिड़ी, तो हुआ क्या, इन्होंने जब इजराइल का वॉर हुआ, जो मिडिल ईस्ट वॉर था, यूएन ने एक फोर्स बिठाई जिसका नाम है आपका यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, इस फोर्स में अलग अलग कंट्री, दिस इज अ पीस कीपिंग फोर्स एज पर द यूएनजीए, एज पर द यूएनएससी लाइक ऑर्डर। इसमें इंडिया के फौजी हैं, इसमें इंडोनेशिया के फौजी हैं, ठीक है, इसमें नेपाल के फौजी हैं, तो अलग अलग देश के फौजी हैं। सबसे ज्यादा लेबनान में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में देने वाले फौजी हैं आपके इंडोनेशिया के। इंडिया का नंबर 3rd पे आता है, इंडिया के 876 फौजी इसमें। ये फौजी इसलिए बिठाए गए वहां पे ताकि एक बॉर्डर डिसाइड हो सके बिटवीन इजराइल एज वेल एज लेबनान। उस बॉर्डर को बोला गया ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन के पास एक जगह है नौकुरा। ब्लू लाइन के पास कौन सी जगह है, नौकुरा करके जगह है, वहां पे ये लोग जो है बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि भाई सही से पीस मेजर हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन जब से इजराइल और हिजबुल्लाह का लड़ाई छिड़ी है, हिजबुल्लाह भी बॉर्डर पे लेबनान के, तो इजराइल हिजबुल्लाह को मारने के चक्कर में उसकी मिसाइल्स इनके ऊपर भी गिरी हैं, कुछ लोग को इंजर्ड हुआ है, और इनफैक्ट इजराइल का एक टैंक इनके हेडक्वार्टर में घुस गया। बताओ,
इतनी मतलब यूएन की इतनी नाफरमानी करी गई है, और इंडिया खुद में मेंबर भी है इसमें। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि भाई यूएन पीस कीपर की लाइफ सबसे प्रायर मोस्ट पे, ऑब्वियस हमारे मेंबर भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है फिलहाल इंडिया के लिए कि इंडिया के जो फौजी हैं वो ब्लू लाइन से थोड़ा दूर हैं, एकदम एंड पे ब्लू लाइन पे नहीं है, तो उनकी जान और मान का खतरा अभी नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन ये अगर एस्केलेशन बढ़ी तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे इजराइल का जो पंगा है, ये पंगा यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर वो वॉर कर रहे हैं, इफ देयर इज अ वॉर जोन देयर, तो यहाँ पे यूएन को डिसाइड करना चाहिए भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये एक फैसला बहुतों की जान बचा सकता है और बहुतों की जान ले सकता है। लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। जब तक यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रहेगी, डेमोक्रेटिक वे ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ऑब्वियस ही बात है, इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसीज आपकी यूएनएससी जो यूएनएससी जो आपकी मीटिंग्स है वो सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर की है। कोई भी कंट्री वीटो लगा देता है, बताओ उन 5 में से, P5 नेशंस में से, राइट। तो ये वाला पार्ट है, ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, ब्लू लाइन से लेके एक रिवर है आपकी लितानी रिवर, इस रिवर से ब्लू लाइन तक, लितानी रिवर ब्लू लाइन तक, इस बीच ये वाली फोर्सेस हैं। कौन सी? यूएन आईएफआईएल, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ठीक है। लेबनान की राजधानी बता रहे हैं आप लोग, जो मैं बताता हूं, बेरूत, ठीक है भाई। ये सिस्टम है। यहाँ पे गैंगस्टर बिश्नोई के बारे में दिया गया है। यहाँ पे एक प्रोफाइल आई है नायब सिंह सैनी के ऊपर, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर दोबारा बन गए हैं, पहले भी इंटरिम यही थे यार। इस बंदे की बड़ी पहली खास बात लगी, इस बंदे की मेरे को बहुत अच्छी खास बात ये लगी कि भाई ये बंदा है डाउन टू द अर्थ। ये बंदा काम के लिए एथिक्स में बहुत अच्छे से काम करता है, साथ में हर एक बंदे को इक्वल ट्रीट करता है, चाहे से छोटे हो चाहे बड़े हो। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ये बंदा ऐसा है कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात में करेगा। अभी अभी ये चीफ मिनिस्टर बने और आते ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो एससीज हैं उसमें से 10% कोटा दिया जाएगा टोटल एससी कोटा में से, जो कि ज्यादा डिप्राइव्ड एससीज हैं। साथ में इन्होंने एक और बड़ी अच्छी स्कीम लाई है, जो भी अग्निवीर होंगे रिटायर्ड, उनको स्टेट गवर्नमेंट में कोटा दिया जाएगा जॉब्स के लिए। बहुत प्यारी चीज है, 4 साल के जरूरत में होगा ही क्या। किसानों के लिए इन्होंने बोला कि एक भी ग्रेन नहीं बचेगा, हम सारा ग्रेन लेंगे एमएसपी के ऊपर, राइट। इन्होंने एक और बड़ी प्यारी चीज करी है कि भाई फ्री डायलिसिस सर्विस होगी जिनकी सीरियस किडनी डिजीज है, ठीक है भाई। तो बढ़िया बढ़िया स्कीम है, आप जनता के लिए काम करोगे, जनता आपको वोट देगी, जाहिर सी बात है। तो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है भाई। लॉरेंस गैंगस्टर बिश्नोई, आपका जो लॉरेंस बिश्नोई आजकल फेमस हो रहे हैं भाई, इनका जो है सलमान खान के साथ 36 से आंकड़ा चल रहा है, तो ये तो अलग ही न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नॉट इंपॉर्टेंट एज सच। ये 3 आर्टिकल जो है एफएक्यू में ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेस फैक्टर फॉर द इंडियन रेलवेज। कि भाई आजकल आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में आपने न्यूज सुनी होगी, अभी रिसेंट की बात है, 17 अक्टूबर को 8 डब्बे अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के डीरेल हो गए। उससे पहले आपका जो 2 जून 2023 को 1200 से एक्सीडेंट हो गया था भाई, 2 ट्रेन टकरा गई थी ये। और रिसेंटली बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं ट्रेन के, आए दिन ट्रेन के एक्सीडेंट की न्यूज होती आ रही है। ऐसा क्या दिक्कत है रेलवे सेक्टर में, क्या कमी आ रही है, क्या करना चाहिए, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे डेटा में बताया गया है कि भाई हमारे जो इंडियन रेलवे में एक सिस्टम है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम क्या करता है, जो आपको बताता है कि भाई आपका ये ऑटोमेटिक एआई वाला सिस्टम है कि भाई ट्रेन अगर आपस में आ रही है तो वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देता है मामले को, ताकि ट्रेन की स्पीड कम हो जाए और अल्टीमेटली कोलिजन ना हो। लेकिन कवच सिस्टम की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कुछ ही ट्रेनों में लगा हुआ है। और यहाँ पे बड़ी शर्मिंदगी की बात ये है, जब बालासोर एक्सीडेंट हुआ तब हमारे रेलवे मिनिस्टर ने बोला कि कवच सिस्टम को मिशन मोड पे लगाओ सारी ट्रेनों में, क्योंकि ये महंगा सिस्टम है। ये अगर 1 किलोमीटर में 50 लाख रुपए खर्चा आता है और एक लोकोमोटिव पे 70 लाख का खर्चा आता है, 4 बोल रहा हूँ, 50 लाख और 70 लाख के बीच में खर्चा आता है। महंगा है, समझ आता है, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है कि इंसान की जान से महंगा हो, ठीक है भाई। सरकार है, अगर ये स्टेप लिया, स्टेप अच्छा है, लेकिन लोगों की जान जाने के बाद स्टेप आया, ये बड़ा अजीब समझ आता है कि भाई यार किस बात की, मतलब ये क्या मतलब वेट करेंगे डिजास्टर होने का तब जाके काम करेंगे। लाइक आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, तब जाके उस कंपनी को बंद किया गया था, मिथाइल सैलेंट वाली कंपनी को, जब ट्रेजेडी हो गई। उससे पहले इतनी न्यूज आई कि भाई भोपाल इज सिटिंग ऑन द बॉम्ब, एक बड़ी अच्छी सीरीज है रेलवे मैन, देखना पता लगेगा आपको क्या सिस्टम हुआ था, ठीक है। हल्का हल्का उसमें सच है और जो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक पार्ट है, कवच सिस्टम को लगाने की बात अब हो रही है। अब दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि रेलवे के पास नहीं है बजट। रेलवे कमाता है पैसे 2 तरीके से, एक पैसेंजर सर्विस से और एक कमाता है आपका मालगाड़ी से।
मालगाड़ी से इसका पैसा आता है 65% के करीब, और रेलगाड़ी जो आप पैसेंजर सर्विस होती है उससे पैसा आता है इनका करीब से करीब 35% तक का। ठीक है भाई, लेकिन ये लोग मुश्किल से 2% कमा पाते हैं उस चीज में से। तो पंगा यहाँ पे आ रहा है, आप काफी केस देखते होंगे कि ये सर्विस जो है, सर्विस डिले होने का मेन कारण है कि बजट ही नहीं है। ये प्रॉफिट मेकिंग से कम होने से ज्यादा ये बजट बर्डन काफी से बढ़ गए हैं। इन बजट को कम करने के लिए इन्होंने महंगी ट्रेन चलाई, लाइक सरकार ने वंदे भारत हो गई, गरीब रथ हो गई आपकी ना, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जैसी हो गई। सेम चीज को महंगा में करके ताकि अमीर लोगों से पैसा लिया जा सके और ताकि एक बजट वाला पार्ट आ सके, राइट। रेलवे फेयर्स को बढ़ाया गया, लेकिन ये सब इनफ नहीं है रेलवे का बजट बढ़ाने के लिए। सरकार ने एक और मजाक कर दिया है कि भाई जो इनके पास पैसा आता था ओवरऑलिंग सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए या कोई भी चीज को रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसको बजट को और कम कर दिया है। बजट स्लोली एंड ग्रेजुअली रेलवेज का कम करा गया है। ये दिक्कत आ रही है रेलवेज को कि भाई हम हैंडल कैसे करें फिर, राइट। इनके ड्राइवर्स और लोकोमोटिव पायलट होते हैं बेचारे, 12-12 घंटे ही शिफ्ट करनी पड़ रही है। अभी एक बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लोको पायलट था, बताओ ट्रेन में बारिश, उसके डब्बे में बारिश हो रही थी, मतलब जो इंजन के अंदर, वो बेचारा ट्रेन चला रहा था। मतलब वो सेफ्टी देखे या अपना कंडीशन देखे, और सबसे बड़ा फेलियर हमारे वॉकी टॉकी सिस्टम एकदम ही फेल हो चुके हैं। पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन ये सिस्टम ओवरऑल नहीं हुआ है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है इस गैप को फिल करने में कि बजटरी सपोर्ट होगा, ठीक है, तो डिमांड को भी ठीक से रखा जाएगा। तो मेन कहानी यहाँ पे क्या है कि भाई बजटरी सपोर्ट नहीं है। सरकार ने इस रेलवे का बजट बढ़ाने के लिए क्या क्या करा है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स इनॉग्रेट करे, नई नई ट्रेन आई है, बट ये बहुत कम ही एरिया में हुए हैं, ठीक है भाई। ये सिस्टम है। मैंने बताया इनका फंड आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसफर कर दिया राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष में, लेकिन बहुत कम के बराबर, उसमें तो फंड निकल ही नहीं पाता, काफी ग्लिचेस, रेड टेप वाला सिस्टम आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है, ये वाला पार्ट बताया कि रेलवे में दिक्कत क्या है। एक बड़ा प्यारा आर्टिकल यहाँ पे आएगी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस पे। अभी अभी हमारी 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, दैट इज मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली, प्राकृत, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा पढ़ना कि टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई क्लासिकल, 11 लैंग्वेज हो चुकी है भाई। 11 कौन कौन सी है, टीएसटी, केएमओ प्लस 5। सबसे पहली थी तमिल, फिर संस्कृत, फिर आपकी आई तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर ओडिया, और अभी 5 और ऐड हो गई, बी फॉर बंगाली, प्राकृत, मराठी, आसामी, पाली, ठीक है भाई। इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ क्लासिकल वाला सिस्टम, ये 2004 से स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन उठ सकता है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस वे में दिया जाता है। उन लैंग्वेज को, जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 3 वेज में दिया जाता है। उन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं, नंबर 1, जो हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर्स, 1500 से 2000 ईयर पुरानी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर which is considered a heritage by a generation of speaker. Third, knowledge text and especially prose text in addition to poetry, epigraphical, inscriptional and evidence. अगला पार्ट, तो ये the classical language and the literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form of its offshoot. ये कुछ 4 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैच करती हैं तो अल्टीमेटली आपकी लैंग्वेज को दर्जा दिया जाएगा, ठीक है भाई। ये सिस्टम है। और ये लास्ट की दो चीजें मैंने बोली, knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence, और साथ में classical languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form of its offshoot. ये अभी अभी मोदी सरकार ने करीब जून जुलाई में ये ऐड करी है ताकि इन नई लैंग्वेज को आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सके, ठीक है भाई। इस कमेटी से, इस क्लासिकल लैंग्वेज के पार्ट से एक कमेटी है पथारे कमेटी, ये आ सकती है। पथारे कमेटी वाज सेट अप टू डेवलप प्रपोजल फॉर मराठी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। याद रखना इस बात को, ठीक है। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए पथारे कमेटी, पत्थर मारने वाली कमेटी, ऐसे याद कर सकते हैं, वो डेवलप हो गई थी, ठीक है भाई। अगला बेनिफिट क्या होते हैं अगर कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बन जाती है, तो उसके अलग अलग बेनिफिट है भाई, ठीक है। पहला बेनिफिट होता है इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बढ़ावा मिलता है कि 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड एनुअली फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन द लैंग्वेज। अगला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज। अगला क्या है, रिक्वेस्टिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी
डेडिकेटेड टू क्लासिकल लैंग्वेज। ये कुछ इनको सेंट्रल बजट से ग्रांट मिलती है इन चीजों को करने के लिए, इन चीजों को आगे लाने के लिए। मैंने बताया कि ये 2000 जुलाई 2024 में ये 3 चीज ऐड करी गई, पोएट्री, नॉलेज टैक्स एंड प्रोज टैक्स इन एडिशन पोएट्री, एपिग्राफिकल इन दिस, ताकि ये काम हो सके, ताकि ये करंट फॉर्म में ये वाला पार्ट की इसको क्लासिकल लैंग्वेज में दर्जा दिया जा सके। ये पक्का एग्जाम में आएगा यार, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनेगा, लिख के दे रहा हूँ साफ साफ, चाहे कोई भी एग्जाम आए आने वाले में, कहीं ना कहीं इस साल दिख जाएगा आपको और अगले साल तक दिखेगा ये। ठीक है भाई, ये बड़ा प्यारा आर्टिकल है भाई, कुछ भी कहो इतना प्यारा आर्टिकल है। डिड गूगल वायलेट एंटीट्रस्ट लॉज इन एपिक बैटल? हुआ क्या था, मैंने कल परसों भी एक एडिटोरियल में आया था। हुआ क्या है भाई, एक कंपनी है एपिक गेम्स वाली, उसने गूगल और एप्पल पे केस किया है कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई अपने प्ले स्टोर पे ऐप डालने के लिए आप लोगों से 15 से 30% हर ट्रांजैक्शन में टैक्स लेते हैं, जिसे बोलते हैं गूगल टैक्स, और इन टैक्स को बिना कुछ करे एक साल में $1 बिलियन कमा लेते हैं। अब पंगा ये है कि बड़े बड़े फोन के साथ ये पहले ही टाई अप कर लेते हैं कि हमारा प्ले स्टोर पहले से ही आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता, सीधा प्ले कोई भी ऐप डाउनलोड करनी होती है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे कमा रहे। एप्पल वाले फोन में एप्पल का प्ले स्टोर होता है, और जनरली आप बाकी जितने ही फोन खरीदोगे आपको हमेशा गूगल का प्ले स्टोर इनबिल्ट मिलेगा आपको। सो दिस इज हाउ दे मेक द डील। ये चालू लोग हैं, पहले से ही आपका डील कर लेते हैं। इन चीज को मद्देनजर रखते हुए जब देखा इसने एपिक गेम्स ने कि भाई ये तो हमारी हर चीज पे क्या कर रहे हैं, आपका टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो एपिक गेम्स ने क्या करा, इनके ही प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐप डाल के इनको टैक्स देना बंद कर दिया और अपना अलग पेमेंट सिस्टम बना दिया। इन चीज से इसको चिड़ मची कि हमें टैक्स नहीं आ रहा, इन्होंने इसकी ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया, एप्पल ने भी और गूगल ने भी। इस चीज को देखते हुए एपिक ने कर दिया केस आया एपिक गेम्स के फेवर में। ये जो जज है इनका नाम युगो तो लिया जाएगा, जेम्स डोनाटो, ये यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज हैं। इनका फैसला और किस बात के लिए फेमस है कि भाई ये जूरी सर्विस है, मतलब पहले जूरी ने डिसाइड किया कि भाई सही बात तो है, ये तो मार्केट के खिलाफ चीजें हैं, और बाद में इन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये जूरी वाला ऑर्डर था जिसमें डोनाटो साहब ने ऑर्डर सुनाया और बोला कि गूगल आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर रहे हो तो ये मार्केट के खिलाफ है, आपको अपना टैक्स कम करना पड़ेगा या फिर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बोला कि आपको अपना प्ले स्टोर सारी एप्स के लिए ओके करना पड़ेगा कि आप किसी को ऐसे जबरदस्ती हटा नहीं सकते और कम टैक्स लोगे आप। साथ में उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या है, इससे फायदा ये होगा कि जो बाकी जो और एक और चीज बोली, आप स्मार्टफोन के साथ ऐप डेवलपर के साथ ऐसा कोई टाई अप नहीं करोगे जो कि बाकी प्लेयर्स को हटा दे। जैसे मैंने बोला ये नए नए जो फोन्स आते हैं, सैमसंग हो गए या कोई भी कंपनी होगी, उससे पहले टाई अप कर लेते हैं कि हम आपसे कम टैक्स लेंगे या फिर हम आपको ये डील देते हैं, कमीशन कम लेंगे अगर आप हमारा प्ले स्टोर पहले से इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, तो बोला ऐसा नहीं चलेगा भाई, आप ये मजाक नहीं चलेगा, बाकी तो बंदे कहीं नहीं रहेंगे। इस जजमेंट के बाद से देखो क्या क्या हो सकता है, इस जजमेंट के बाद से बेनिफिट ये हो सकते हैं कि भाई इनका सबसे पहले तो टैक्स कम होगा। ठीक है, इनका सबसे पहले तो टैक्स कम होगा कि भाई ऐसा मत करो। दूसरा ये होगा कि ये बोलेंगे टैक्स दो, ठीक है, नहीं तो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम आप कर सकते हो कि आपको जैसा पेमेंट कराना है वैसा करवा लो। तीसरा क्या होगा कि भाई इसको देखते हुए नए नए प्ले स्टोर मार्केट में उतर सकते हैं, सिर्फ गूगल का प्ले स्टोर या फिर एप्पल का प्ले स्टोर नहीं रहेगा, बाकी प्ले स्टोर भी मार्केट में उतर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा, अगर नए प्ले स्टोर मार्केट में उतर गए, क्योंकि जो कि अच्छी बात है, तो जो छोटी छोटी ऐप होती हैं वो हर जगह अपलोड नहीं हो पाएंगी, तो पैसा और वो खो जाएंगी। एक प्ले स्टोर से आपकी छोटी ऐप मिल जाती है कि भाई यहाँ पे मैं नाम लूं, मिल जाएंगी, आपको यही नहीं पता लगेगा छोटी ऐप नए प्ले स्टोर पे किस नाम से ढूंढूं और क्या ढूंढूं। उनके लिए छोटे जो बंदे हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये है ना, ये जो मेन बात है इस पूरे जजमेंट की, ये पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को भाई साहब चेंज करने वाला है ये जजमेंट, और ये जजमेंट हो जाता है फेमस। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। अगला पार्ट साइंस में, चलो ठीक है, टीबी वाला पार्ट देख लेते हैं। टीबी में हमारा क्या करा है, हमारे गवर्नमेंट ने मिशन निक्षय पोषण योजना के तहत पहले हमारी सरकार जिस बंदे को टीबी डायग्नोस होता था उसको 1500 रुपए देती थी, अब वो उसने डबल कर दिया, 3000 रुपए देगी। साथ में हर महीने उस बंदे को वो 500 रुपए देती थी, अब उसे 1000 रुपए देगी, डबल कर दिया, बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। साथ में अंडरवेट पेशेंट को 2 महीनों के लिए ये न्यूट्रिशन एनरिच डाइट दिलवाएंगे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ना इनफ नहीं है। 2 महीने में क्या होता है, कौन सा पतला इंसान मोटा हो जाता है 2 महीने में, और कब तक मोटा है, मतलब कब तक हेल्दी रहेगा, राइट। तो ये दे आर वेलकम स्टेप्स नो डाउट, बट दे आर नॉट इनफ।
वी शुड वेलकम देम, बट दे आर नॉट इनफ। वी शुड बी वेरी क्लियर दैट कि भाई अगर आपको ऐसा ठीक करना है तो आपको ऐसे चीजें थोड़ी और ठीक करनी पड़ेंगी, ताकि जो हमारा टीवी एलिमिनेट करने का गोल है वो 2025 में एलिमिनेट हो जाए। एक बड़ा यहाँ पे प्यारा पार्ट है, जो प्लैंक्टन्स होते हैं यार, प्लैंक्टन्स के पास एक कुदरती देन होती है कि वो सबमरीन की तरह काम कर सकते हैं। वो अपनी बॉडी को इतना फुला लेते हैं कि वो एक बैलून की तरह काम कर लेते हैं, 6 टाइम फुला लेते हैं अपनी बॉडी को, ताकि वो समुद्र के नीचे से समुद्र के ऊपर तक आ सके और दोबारा समुद्र में जा सके, ताकि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बड़ा प्यारा पार्ट बताया। एक वैरायटी है पायरोसिस्टिस नॉक्टिलुका, ठीक है, ये 6 टाइम्स अपनी बॉडी को बढ़ा लेती है, ठीक है भाई, अपनी ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए, ठीक है भाई। इनके इनग्रेन हॉर्मोन्स है, ये वाला पार्ट बताया। तो प्लैंक्टन्स में होता है ऐसा, ठीक है। इनको तैरना नहीं आता, ना ये तैर पाते, और ये डेंस होते हैं, ये अपनी बॉडी को इतना फुला लेते हैं कि डेंसिटी अपने आप कम हो जाती है। अब हम स्टार्टिंग से पेपर को ये मेन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब अगले 5 मिनट हम देखेंगे मेन न्यूज कुछ कौन सी है, फटाक से पलट के, और हम इस पेपर को एंड कर देंगे। संडे का पेपर है, भारी पेपर है, प्यारा प्यारा पेपर है। तो हम देखेंगे भाई आपका पेपर है ये वाला, मेरा फ्रेंड न्यूज वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत काम ऐसे कुछ ऐसी कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। अगले पे आएंगे पॉलिटिकल न्यूज है, मतलब ही नहीं बनता। और अगले पे आएंगे यहाँ पे ममता, ठीक है, बढ़िया है, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे आएंगे यार, बढ़िया फोटो तो बढ़िया है भाई, टाइगर, ठीक है। अगले पे आएंगे, ये भी कोई ऐसे मतलब की बात नहीं है, टेंशन कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगले पे आते हैं तो आप देखते हैं, देखो भाई ये भी ठीक ही है, मतलब ऐसे कोई ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे ये बुद्धि खराब है। और अगले पे आते हैं, हाँ ये है भाई, ये देखो इनकी बड़ी बात, ये जो बंदा है आप इनको पहचानते तो होंगे, इज आवर रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी। ये फेमस हो गए हैं ब्रिज गडकरी के नाम से। ये भाई साहब को कोई काम नहीं है, रोड बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले टाइम में इंडिया की रोड यूएस से बेटर होंगी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मेन बात ये है, यहाँ पे जो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ मेन बात ये है, इनका जो पॉइंट है ये आप यूज कर सकते हो अपने ऐसे में कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड, ठीक है। रोड अच्छी है इसलिए अमेरिका रिच है। तो इन्होंने रोड पे ध्यान देते हुए बोला है कि आने वाले टाइम में हम रोलर चला के हम रोड बनाते रहेंगे और सारे रोडे मिटा देंगे रोड से, ठीक है भाई। इन्होंने बोला हम रोड में हम गार्बेज भी यूज करेंगे ताकि गार्बेज भी कम हो जाए। गाजीपुर मंडी का सारा गार्बेज खत्म करके रोड बना दी इन लोगों ने भाई साहब। और क्या चाहिए भाई साहब, कंपनी यूज कर रही है माइनिंग डस्ट को कार्बन कैप्चर करने के लिए। बोला माइनिंग डस्ट को हम उड़ाएंगे, उसको कार्बन कैप्चर के लिए काम आएंगी भाई साहब। बढ़िया चीज है, एक क्लाइमेट का आप एग्जांपल दे सकते हो, बढ़िया बहुत बढ़िया। कालाजार एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने सर्टिफिकेशन मांगा डब्ल्यूएचओ से। हु नहीं कहते इसको, डब्ल्यूएचओ कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। तो ये हु जो है, यहां से इन्होंने कालाजार बोल के हमें भैया दे दो सर्टिफिकेट, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, सारे मच्छर मार दिए, निपटा दिए, और क्या चाहिए। तो ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट था। अगले वाले पार्ट पे आते हैं, ये बताई दिया मैंने नायब सैनी, ठीक है भाई। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस बंदे से कुछ सीखो, ठीक है, रोल मॉडल नहीं, अच्छी बात है, सीखो। आज फाइनल मैच है, साउथ अफ्रीका की औरतें और न्यूजीलैंड की औरतें भिड़ेंगी क्रिकेट मैच में, वर्ल्ड T20 के वर्ल्ड कप में, ठीक है भाई। तो नए प्लेयर आएंगे, बढ़िया है, देखना चाहिए, अच्छी चीज है। तो ये सब सिस्टम है भाई। तो दिस इज फॉर टुडेज न्यूज। बाकी कल मिलते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया, संडे, आज भाई घर में हमारे फंक्शन है, ठीक है भाई। कल सेम टाइम 7 बजे के मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।